हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको आप शॉर्ट टर्म में केवीएस बोलते हो। ये कंप्लीट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इसके लिए आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना है। और एक चीज़ और बता दूं कि केवीएस के अंदर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, नॉन टीचिंग, किसी भी एग्जाम की, उस सब के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ इसके लिए आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट और ये है कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर केवीएस का स्टडी मटेरियल कोरियर से भेजते हैं, जिसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करके आप मँगवा सकते हैं पूरे भारत में, या व्हाट्सएप पर बात करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों को केवीएस की न 10 से 11 बुकलेट का पूरा सेट होता है और सभी लेवल के लिए अलग-अलग सेट हैं ये। अगर आपको पीआरटी लेवल का चाहिए तो भी मिलेगा, टीजीटी का भी होता है, पीजीटी का भी होता है, इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल का होगा और आपका प्रिंसिपल का होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। प्रिंसिपल में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, एकेडमिक, सप्लीमेंट्री रूल, प्रैक्टिस सेट, ये प्रिंसिपल का सेक्शन अलग होता है। जनरल आपका सारा सेम रहेगा। अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। पहला तो ये आप फटाफट कर लीजिए। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम शुरुआत से लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको इंग्लिश में भी आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन ही कहेंगे। भारतीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं या फिर आप लोग एमएचआरडी भी कहते हैं। तो एमएचआरडी के अंतर्गत आने वाली एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसकी स्थापना भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता लाने के लिए किया गया था। अब ये चाहे रिटन एग्ज़ाम हो या फिर आपका इंटरव्यू हो, दोनों जगह आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर हम केवीएस संगठन की या केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की बात करेंगे, तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापकता लाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन के निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य स्थानांतरित पदों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को समान सत्र एवं समान पाठ्यक्रम की शिक्षा देने हेतु किया गया था। अब बात करते हैं इसकी स्थापना का पहला उद्देश्य क्या था? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो स्थानांतरित पद हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी सारे विभाग या काफ़ी सारी पोस्ट या काफ़ी सारे विभागों में ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका समय-समय पर ट्रांसफ़र होता है। कभी वो हरियाणा है तो कभी पंजाब है, कभी दिल्ली है तो कभी मुंबई है, कभी नॉर्थ इंडिया तो कभी साउथ इंडिया। और ऐसा जब एम्प्लॉइज़ का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसके साथ परिवार भी शिफ्ट हो जाता है। और जब एक जगह से दूसरी जगह बच्चा जाता है, परिवार जाता है एम्प्लॉयी का, तो उसके बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। तो इसलिए जहाँ भी वो जाए, वहाँ पर सेम स्कूल हो, सेम लेवल हो, सेम सिलेबस हो, सेम क्लासेस हों, तो इसलिए ये कोशिश एक बार स्टार्टिंग में की गई थी। इस प्रकार की शिक्षा हेतु सबसे पहले रेजिमेंट स्कूलों की स्थापना की गई और 1963 में इन स्कूलों की संख्या लगभग 20 थी। स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें केवीएस हैप्पी बर्थडे विश हम लोगों ने किया था, क्योंकि कल 15 अब हम बात कर रहे हैं 16 को, और 15 दिसंबर को केवीएस का बर्थडे होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक ज़माने में स्थापना हुई थी। तो इस समय स्टार्टिंग में रेजिमेंट स्कूलों की स्थापना हुई थी और 1963 में ये 20 थे। इसके संगठन की संरचना और उद्देश्य भी नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस की भांति ही है। 1965 में केंद्रीय सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान हेतु ऐसे कई विद्यालयों की स्थापना करना शुरू किया, जिनका संबंध सीधे केंद्र यानी सेंटर से था। भारतीय सरकार ने सबसे पहले 20 रेजिमेंट स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत सम्मिलित किया। इन्हें ही केंद्रीय विद्यालयों का दर्जा दिया गया। यानी जिन रेजिमेंट स्कूलों की बात ऊपर की गई थी, उन 20 रेजिमेंट स्कूलों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत शामिल करके इन्हीं को
केंद्रीय विद्यालयों का दर्जा दिया गया। पहले इनको आप लोग स्टार्टिंग में अगर बात करेंगे, तो स्टार्टिंग में सेंट्रल स्कूल्स के रूप में आप लोगों ने देखा, अब डायरेक्ट आप उनको केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में देख रहे हैं। लेकिन चीज़ एक ही है, नाम चेंज हुआ, पॉलिसी वही रही, उद्देश्य वही रहे, टारगेट वही रहे, सुविधाएँ धी डे डे टू डे मॉडर्न होती गई और आज आप देख सकते हो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्कूलिंग सिस्टम चयन है ये। इनका पाठ्यक्रम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सीबीएसई के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऐसे स्कूलों को पूर्णता प्रदान करने हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस का गठन किया गया। अब पहले इसको कहा गया सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ। पहले सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, बाद में उसका हिंदी रूपांतरण करके सेंट्रल को आप केंद्रीय कहते हो, स्कूल को आप विद्यालय कहते हो, ऑर्गेनाइजेशन को आप संगठन कहते हो, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में आज हम इसको देख रहे हैं। केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय संगठन की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात हम करें, केंद्र ने इस संगठन के क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया है। केंद्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर। यानी सेंट्रल लेवल पर, रीजनल लेवल के ऊपर, बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर आप स्टेट से लेकर नीचे भी जाएँगे। इन सभी सत्रों के अंतर्गत विभिन्न समितियों एवं निकायों की भी स्थापना की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर की यानी सेंट्रल लेवल की। केंद्रीय स्तर के अंतर्गत 2 निकायों की स्थापना की गई है, सामान्य निकाय और प्रशासनिक निकाय। बात हम कर लेते हैं सामान्य निकाय की। सामान्य निकाय के अंतर्गत उच्च अधिकारी आते हैं, हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर आते हैं। इसके चेयरमैन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री होते हैं और उसके राज्य मंत्री डिप्टी चेयरमैन पद पर आसीन होते हैं। याद रखिएगा, सामान्य निकाय में उच्च अधिकारी आते हैं, इसके चेयरमैन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री होता है और उसके राज्य मंत्री डिप्टी चेयरमैन पद पर आसीन होते हैं। इनके सदस्यों में अनेकों क्षेत्र के मंत्री भी शामिल होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रशासनिक निकाय की, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आता है। इसके अंतर्गत 11 सदस्य आते हैं, जिसमें 1 कमिश्नर होता है, 5 उप कमिश्नर होते हैं, 2 ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग देख सकते हो 1 और 5 6, 2 8 और 3 11। टोटल कितने होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। दोबारा देख लीजिए, 1 कमिश्नर, 5 डिप्टी कमिश्नर, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 3 अदर सदस्य। इसके अंतर्गत 3 समितियां काम करती हैं। एक वित्त समिति जिसको फाइनेंस कमेटी बोलते हो, एक निर्माण समिति आ जाएगी आपकी और तीसरी आ जाएगी सलाहकार समिति जिसको आप लोग एडवाइजरी कमेटी कहेंगे। ये तो था आपका केंद्रीय सत्र। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रीय सत्र की। क्षेत्रीय सत्र पर उच्च अधिकारी, 3 शैक्षिक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी काम करते हैं। क्षेत्रीय सत्र पर गठित होने वाली सीबीएसई की परीक्षाओं का सफल निर्माण एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व इन अधिकारियों पर ही होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्थानीय सत्र की। स्थानीय सत्र के शिक्षा की व्यवस्था हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर जिलाधिकारी भूमिका निभाया करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्यों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एम पूछे जाते हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहला उद्देश्य स्थानांतरित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम के साथ प्रदान करना। अब पहला उद्देश्य, जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई, वो पहला उद्देश्य होगा। स्थानांतरित पदों पर कार्यरत कर्मचारी यानी वो एम्प्लॉइज जो बार बार ट्रांसफर होने वाले पदों पर होते हैं, उनके बच्चों को समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम के साथ प्रदान करना। यानी उनकी शिक्षा सेम रहे, सिलेबस सेम रहे,
ताकि उनके अंदर, उनकी पढ़ाई के अंदर, उनकी एजुकेशन के अंदर, उनकी स्कूलिंग के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। पहला उद्देश्य आपने देख लिया, स्थानांतरित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम के साथ देना। दूसरा उद्देश्य दूसरा उद्देश्य है विद्यालयों में आधुनिक तकनीकों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देना। यानी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न रिक्वायरमेंट के साथ विद्यालयों के अंदर शिक्षा देना, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है केंद्रीय विद्यालयों का विकास करना, उसमें गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण तत्वों का समावेश करना। यानी सेंट्रल जो स्कूल हैं, उनका डेवलपमेंट करना और उनके अंदर गुणवत्तापूर्ण तत्वों को शामिल करना, समाहित करना, समावेश करना। चौथा आपका है सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना। बिल्कुल सही है, शिक्षा के समान अवसर सभी बच्चों को मिलने चाहिए। ये बहुत सारे संगठनों का भारत में उद्देश्य रहा है और ऑटोमेटिकली केवीएस का भी ये उद्देश्य रहता है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के कामों की। कौन से काम होते हैं, ये हम एक बार बात कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालयों के नीति निर्माण एवं कार्यों के उत्तम क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयास करता रहता है। यह केंद्रीय विद्यालयों को उनकी आवश्यकता अनुसार अनुदान प्रदान करने का भी काम करता है। अनुदान का मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रांट, पैसा, मेन मनी वे, सब कुछ इसी पे है। नवीन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु अपनी मंजूरी देना एवं मानदंडों का निर्माण करना, निरीक्षण करना, ये सब केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चाहे वो ग्रांट प्रदान करना हो, पैसा प्रदान करना हो, या फिर नए विद्यालयों की, नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए बात हो, उनकी मंजूरी हो, उनके लिए क्या स्टैंडर्ड होंगे, क्या मानदंड होंगे वो हो, समय-समय पर उनका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन सब कुछ करना, ये इसका काम है। इसके अलावा यह सह पाठ्यक्रम सामग्री की योजना बनाने एवं केंद्रीय विद्यालयों के अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण में भी अपनी भूमिका निभाता है। दूसरी बात आई वही सिलेबस को लेकर के। उसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर टीचर्स हैं, हेडमास्टर हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनकी नियुक्ति की बात हो, उनके ट्रांसफर हो, इन सब के अंदर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, उपयोगिता क्या और कितनी है। यह संगठन भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों में से एक है। यह समस्त स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखता है, साथ ही शिक्षा के अधिकार की पूर्ति भी करता है। यह एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम की नीति के अनुरूप काम करता है। यानी वन नेशन वन सिलेबस, एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम। ये कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों हेतु संस्कृत की अनिवार्यता पर भी बल देता है, जिसमें छात्रों का सांस्कृतिक विकास किया जा सके और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष, किस निष्कर्ष पर आप लोग पहुंचते हैं। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूती एवं दिशा प्रदान करने वाली एक स्वायत्त शासित संस्था है, जो सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर काम करती है। ये कक्षा 8 तक सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है और साथ ही मेधावी और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी करती है। ये तो था भाई इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं वही कहूँगा, अगर आप लोग केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, सीजीपी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे एग्जाम को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए स्पेसिफाई नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप देखेंगे केवीएस में अगर हम बात करें, तो एक आपका होता है जनरल पार्ट, एक आपका होता है जनरल पार्ट जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और ये सेक्शन आपका होता है और सीडीपी वाला सेक्शन होता है।
10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर ऐसे कर करके ये होगा और दूसरी तरफ होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें पीआरटी की बात करेंगे तो ईवीएस आता है, मैथ आता है, साइंस आता है। टीजीटी में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं आता, जहाँ सब्जेक्ट आता है वहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। पीजीटी में आपका बाकी नंबर का पूरा सब्जेक्ट रहेगा। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस है, एजुकेशन एकेडमिक है, सप्लीमेंट्री रूल्स हैं, ये सब आएगा जो आपको साथ में दिया जाएगा। यानी जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट पूरे का पूरा 10 से 11 बुकलेट का पूरा हम सेट देते हैं, जो आप ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट सिलेबस को आपके लिए कवर करता है। तो फटाफट स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8447410108, इसके ऊपर आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम के एनवीएस डीएसएसबी, वो लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी डिटेल होगी समय समय पर अपडेट आपको आती रहेगी। हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहेंगे, यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे तो आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा और जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आप लोगों के साथ खड़े नज़र आएँगे। आपको मेहनत करनी है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, हमने आपको गाइड करना है, सिलेक्शन आपका 100% होगा ही होगा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।